वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, हम आज सबसे पहले डिस्कस करने वाले एक टॉपिक है जिसका नाम है इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है? ये कि एक ग्राफ है। इंडिकेटर डायग्राम एक ग्राफ है जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में बनाया जाता है। अगर मैंने आपको याद होगा कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पढ़ाए थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा पढ़ाया पीछे। अगर हमको कोई दो इंडिकेटर्स पता हैं, कोई दो वेरिएबल्स पता हो, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, तो हम उस गैस के स्टेट को या लिक्विड की स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हमसे एक लाइन में पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर डायग्राम, तो हम कहेंगे अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एनी टू थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी तो पढ़ा चुका हूं पीछे में, याद है? देखो, एक होती है इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसको और जान लो। अगर कभी कोई पूछ ले आपसे कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, तो आप इसके लिए लिखेंगे PV इज इक्वल टू nRT या μRT। अलग अलग बुक्स में नंबर ऑफ मोल्स के लिए सिंबल कहीं n लिखा है और कहीं पर म्यू लिखा है। इस इक्वेशन को, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखो, इनमें 1 2 3 ये तीनों क्या हैं? ये हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। इनमें से कोई दो हमें नोन हो, थर्ड अपने आप निकल आएगा, और उन्हीं दो के वर्सेस हम ग्राफ ट्रेस करते हैं। जैसे प्रेशर और वॉल्यूम के वर्सेस हम ग्राफ ट्रेस करें, ये वॉल्यूम एक्सिस हो जाएगा और ये प्रेशर एक्सिस हो जाएगा। इसमें जो ग्राफ बनेगा कैसा भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, जैसे ये जो इनके वर्सेस ग्राफ बनेगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर डायग्राम। ऐसे फर्दर जब हम लोग और पढ़ेंगे, अभी तो खैर हमने एंट्रोपी आपको सिखाई ही नहीं है, आगे एंट्रोपी और टेम्परेचर के वर्सेस ग्राफ बनाते हैं, वो भी इंडिकेटर डायग्राम होता है। ठीक है, ये प्रेशर वॉल्यूम का है। तो एक लाइन में हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि होता क्या इंडिकेटर डायग्राम। इसकी डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, बट आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हम कहेंगे अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एनी टू thermodynamical variables like pressure and volume is called indicator diagram. It tells about, ये डायग्राम हमको क्या बताता है? It tells about स्टेट ऑफ मैटर। ये तो डेफिनेशन लिख लो इसकी, और ऐसे एक बगल में थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिएगा। ये कैसा भी ग्राफ हो सकता है, जैसे कि ऐसे कुछ भी। ये जैसे सपोज करिए इसका वॉल्यूम 1 यहां पर है और वॉल्यूम 2 यहां पर है। इसके सामने प्रेशर P1 यहां होगा और इसके सामने प्रेशर P2 यहां होगा। देखो, ये ग्राफ बनाया मैंने, ये ग्राफ ही इंडिकेटर डायग्राम है। इसको नोट करो, सबसे पहला स्टेप। चलिए अब हम बात करते हैं वर्क डन की। हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर कोई थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन कितना होगा, या वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक स्टेट, बाय द सिस्टम। तो चलिए आर्टिकल का नाम डाल दें, वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम लोग एक सिलेंडर बनाएंगे जो पिस्टन वाला सिलेंडर होगा और उसमें पहले से गैसेस स्टेट होंगी। तो चलिए इसको समझते हैं जरा। देखो, एक काम करते हैं, एक सिलेंडर ले लेते हैं, एक सिलेंडर ले लेते हैं। ये देखिए सिलेंडर है, इसमें एक पिस्टन बना हुआ है, इसके अंदर गैस वगैरह रखी गई है, ध्यान रखना थोड़ा सा। इसको बोलते हैं सिलेंडर विद मूवेबल पिस्टन। पिस्टन की खासियत क्या है? एक ढक्कन जैसा है, कवर है, ये अंदर के गैस को बाहर और बाहर के अंदर नहीं होने देता है। बात समझते हो?
लेकिन ये मूव कर सकता है। अब देखिए, अगर हमने सपोज करो एनी हाउ इस पे कुछ वेट रखा जाता है ऐसे, जिससे पिस्टन रुका रहे, हमने नीचे से मान लीजिए इसमें कोई हीट दे दी, ये हीट है, फ्लेम है कोई। जब गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बताओ भाई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जिस वजह से इनके बीच का मूवमेंट बढ़ जाएगा। इस वजह से ये पिस्टन पे और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे। पिस्टन अपनी इनिशियल स्टेट से थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाएगा। सपोज करो दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द पिस्टन, तो ये पिस्टन जो डिस्प्लेस कर गया उसको मैंने डेल्टा एक्स नाम दे दिया। पिस्टन का अपना कोई एरिया भी तो रहा होगा, ये बोल दीजिए। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? हमने क्या लेट किया, लेट अस सपोज अ सिलेंडर filled with a gas, it have a piston which is movable. Okay, now we provide the thermal energy to the gas, so the velocity of gas molecules increases. As a result, gas applies a force या pressure, कुछ भी बोले, on the piston. Due to this reason, piston moves up to displacement delta x. Now we want to calculate the work done. Okay, we know that the formula for work done, आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ भाई? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो वर्क डन को भी मैंने डेल्टा फॉर्म में ले लिया, ध्यान रखना, डिफरेंस के फॉर्म में ले रहा हूं। फोर्स एफ हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया मैंने, डेल्टा एक्स। तो वर्क डन का ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना? अगर हम इसको चाहें तो प्रेशर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। प्रेशर इज इक्वल टू, वैसे होता क्या है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स की प्लेस में क्या लिखा जा सकता है देखो, तो डेल्टा डब्ल्यू पी इंटू ए डेल्टा एक्स हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अब इस जगह मैं ये कहूंगा कि एरिया ऑफ पिस्टन, ये एरिया पिस्टन है कि नहीं, और ये है डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया इंटू डिस्टेंस का काम करेगा। ये वॉल्यूम बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन चूंकि चेंज लेके चल रहे हैं तो चेंज इन वॉल्यूम बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे? तो इसको पी डेल्टा भी लिखा जा सकता है। देखो, एक तो फॉर्मूला सिंपल बन के आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू, देखो, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। कोई बताओ, मुझसे एग्री ना कर रहा हो तो बताओ मुझे। एक तो फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे ये वाला, इसी को इंटीग्रेशन फॉर्मेट में अगर हम लिखना चाहें, इन इंटीग्रेशन फॉर्म, इन इंटीग्रेशन फॉर्म। एक्चुअली फ्यूचर में हम लोग इंटीग्रेशन का भी यूज करेंगे, आगे कॉर्नो साइकिल डिस्कस करूंगा मैं, उसमें इंटीग्रेशन यूज करना है मुझे। तो इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दो तो ये वर्क डन को W लिखेंगे, इंटीग्रेशन, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया, और प्रेशर P और डेल्टा V को dV। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन फॉर्मूला, ठीक है? उसी का ये मॉडिफाइड स्टाइल है। एक और बात सुन लो, ये सब फॉर्मूले हैं, तुम्हें तैयार करने हैं। एक और समझ लो, वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। हम लोग वर्क ग्राफिकली भी फाइंड करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत जगह मुझे हेल्प करेगा। कैसे? इसके लिए हम लोग इंडिकेटर डायग्राम यूज करते हैं। मैंने अभी सिखाया था वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, बताया था अभी। ये दोनों एक्सेस हो गए, कोई ग्राफ यहां से यहां जा रहा है, सपोज करो यहां मैंने देखो वॉल्यूम इंक्रीज करता दिखाया है। इनिशियली देखो, आप ध्यान दो, वॉल्यूम को लेट कर लो V1 और फाइनली V2। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहले एक स्ट्रिप डालते हैं छोटी सी, ये इंटीग्रेशन मेथड से फॉर्मूला निकालने का तरीका है। बट अब यहां कोई जरूरी नहीं मुझे कि आपको मैं बताऊं। इसमें हम लोग करते क्या है, जब अगर कभी वेरिएबल इस तरह से हो, सिंगल प्रेशर ना हो, देखो यहां प्रेशर की दो वैल्यू है, ध्यान से देखो, एक प्रेशर ये काम कर रहा है इस सामने P1, और ये प्रेशर क्या हो गया P2। जब ऐसी कभी सिचुएशन क्रिएट हो, आपको ग्राफ गिवन हो, तो इस समय तुम्हें जब वर्क डन निकालना पड़े तो ध्यान रखना, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व हमें फाइंड करना पड़ेगा।
इस कर्व के नीचे जितना एरिया आ जाए, जैसे ये एरिया आ रहा कर्व के नीचे, देखो इतना हिस्सा, इस एरिया को किसी मेथड से निकाल लेना, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कभी ग्राफ बना होगा तो ग्राफ के ब्लॉक्स गिन के निकाल लेते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। बस इतना अभी समझ लो कि अगर कभी कर्व है तो उससे हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? तो वर्क डन का एक फॉर्मूला ये भी हो गया। इतना पॉइंट्स आप नोट कर लें। देखिए अब हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक वर्ड आया है साइकिल से, यानी अगर कोई प्रोसेस डिफरेंट चेंजेस होते होते अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। तो हम कहेंगे कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऐसा है, तो इसमें डेफिनेशन को इस तरह लिखेंगे, सच अ प्रोसेस विच रिटर्न्स बैक टू इनिशियल पोजीशन, या स्टेट कह सकते हो, टू इनिशियल स्टेट, बाईपासेस थ्रू मैनी चेंजेस, is known as साइक्लिक प्रोसेस। मैं एक डायग्राम से बताऊंगा इस बात को। देखिए इंडिकेटर डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये हमारा वॉल्यूम को शो कर रहा है और ये हमारा एक्सिस प्रेशर को। अगर सपोज करिए कोई स्टेट पहले पॉइंट ए पर है और ऐसे इस रास्ते से होते होते पॉइंट बी पे पहुंच गया, ये इसका वन साइड मूवमेंट है। और अगर ये डिफरेंट चेंजेस होते होते फिर से वापस उसी जगह आ जाए, तो ये सी से होते हुए गया था और डी वाले रास्ते से वापस आया, तो ये पूरा कंप्लीट हुआ एक साइकिल के नहीं हुआ? बताओ। इसीलिए इसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में ध्यान रखिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखिए जाते समय इसके नीचे का हमें एरिया फाइंड करना है। ये वॉल्यूम 1 नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया वॉल्यूम 2। तो देखिए वर्क डन निकालने में हम इस्तेमाल करने वाले हैं एरिया वाला प्रोसीजर। तो सबसे पहले देखो वर्क डन फॉर ACB, देखो ध्यान देना प्लीज, ACB मतलब क्लियर हो गया, वो रास्ता है। ये किसके इक्वल आएगा वर्क डन? जो इसके नीचे एरिया कवर्ड होगा। मैं एक डिफरेंट कलर से बनाता हूं, यानी हमें अगर इतना एरिया किसी तरह फाइंड हो जाए, देखो तो ये वर्क डन को बताएगा कि नहीं बताएगा? बताओ। तो हम कहेंगे इज इक्वल टू वर्क डन अंडर कर्व ACB। तो इसका नाम लिख दिया WACB V2 V1। ये देखो क्लोज्ड हो गया, ये W के सफिक्स में लिख दिया, ये आप बगल में लिख दो W ब्रैकेट में, ये नाम इसका। A से गया पहले C, C से B और B के नीचे V2, V2 से V1, V1 से A, पूरा क्लोज बन गया। इतने का एरिया चाहिए मुझे। जब ये आगे जाएंगे इस तरीके से क्लॉकवाइज तो इसका हम पॉजिटिव साइन लेंगे। कैसा लेंगे? लेकिन जब हम एंटी क्लॉक आएंगे तो साइन हो जाएगा निगेटिव। ये वापसी हो रही ना, बैक हो रहा है कर्व। तो फिर हम कहेंगे दोबारा से वर्क डन फॉर BDA। देखो रिटर्न हो रहे हैं, रिटर्निंग प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब एरिया अंडर कर्व, कौन सा कर्व लेना आप तुम्हें बताओ? BDA लेना है कि नहीं लेना है? ये रिटर्न हो रहा है इसलिए यहां निगेटिव इस्तेमाल होगा। तो माइनस W इसका नाम दे दो, तुम क्या लिखोगे? देखो BDA V1 V2 B, देखो वापस आना चाहिए। अब देखो ये एरिया हमने फाइंड किया इस बार, इसके नीचे का एरिया। देखो देखो ध्यान से देखो, क्या कहना चाहते हो? एरिया माइनस हो गया, ये कहना चाहते हो? एरिया माइनस नहीं है, एक्चुअल में वो वर्क को शो कर रहा है। मैंने पीछे वर्क का साइन कन्वेंशन पढ़ाया था। साइन कन्वेंशन दो तरह से होता है, एक वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक वर्क डन बाय द सिस्टम। तो एक बार जब आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ध्यान रखना, तो ये हो गया बाय द सिस्टम, और ऑन द में बैक हो गए, रिटर्न हो गए। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, देखो पहले वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, ठीक है? तो इसलिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो नेट अगर हम बताएं, आप सुनना जरा, नेट वर्क डन की हम बात करें
नेट वर्क डन। तो दोनों वर्क आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे बताओ। पहला हमारा ए सी बी V2 V1 ए वाला माइनस आ जाए, एरिया है एक्चुअल में, ये एरिया भी कह सकते हो आप, एरिया सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, वो बता रहे हैं वर्क डन को। और ये हमारा बी डी ए V1 V2 B। लेकिन इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखें तो कौन सा हिस्सा बचा? बड़ा इतना था पूरा ग्रीन कलर से जो दिखा रहा हूं मैं, उसमें से हटा दिया तो बीच वाला ही तो हिस्सा बच गया, देखो ये। यानी अगर कभी क्लोज लूप बन जाता है तो उस लूप का ही एरिया निकालो सीधा, वो वर्क बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ भाई। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे एक्चुअल में तो कौन सा एरिया बचा है? एरिया ऑफ लूप ए सी बी डी ए। देखो ध्यान से देखो, इसी लूप का एरिया बना कि नहीं बना बताओ? ए सी बी डी ए, यही तो बना। यानी यहां से कंक्लूजन ये निकाला हमने कि अगर कभी क्लोज लूप बन रहा हो तो आप अलग अलग एरिया ना फाइंड करें, उस लूप के अंदर का एरिया फाइंड कर ले, वही वर्क डन होगा। तो फाइनल कंक्लूजन में ये लिख रहा हूं, वर्क डन फॉर साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्लोज्ड लूप। ये ध्यान रखना, अगर क्लोज लूप बने तो उसका एरिया निकाल दो, वो वर्क डन को बता रहा होता है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। ये भी जानिए क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताने से पहले ये टर्म हमें क्लियर करना जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सुनिए, अभी साइक्लिक प्रोसेस की हम बात कर रहे थे ना, देखो हमने कहा वही इंडिकेटर डायग्राम अपना वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर जो भी होता है। सपोज करो एक जो सिस्टम हमने लिया है, यानी गैस सिलेंडर में भर लो, उसको एक सिस्टम बोलते हैं। वो सिस्टम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम ले जा रहे हैं। पॉइंट का मतलब समझ लीजिएगा, यहां प्रेशर कुछ होगा, वॉल्यूम कुछ होगा, टेम्परेचर कुछ होगा। और जब यहां पहुंचा, सिलेंडर लुढ़का के नहीं ले जाना, तुम सोचो यहां से वहां ले गए सिलेंडर लुढ़काना है ना, मतलब प्रेशर चेंज हुआ, थोड़ा टेम्परेचर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है भी समझ लो, हम हीट दें नीचे से तो टेम्परेचर बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? पिस्टन में धक्का लगेगा, वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा? या हम वेट हटा दें ऊपर से तो प्रेशर चेंज होगा, अपने आप पिस्टन खिसकेगा, वॉल्यूम चेंज होगा। तो वो क्या चेंज हो रहा है, इससे मतलब हमारा कैसे हो रहा, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस सिचुएशन पे ये था और उस सिचुएशन पे ले गए, थोड़ा और टिल्ट कर देते, यानी ए से बी तक ले जा रहा हूं मैं, ए से बी तक, यानी एक स्टेट से, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन तक। इसको ले जाने के प्रोसीजर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल बताऊं, आपने अभी समझ तो लिया सिलेंडर और पिस्टन होता है, अगर नीचे से हीट दो एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, पिस्टन को धक्का लगेगा कि नहीं बताओ? तो जब पिस्टन को ऊपर धक्का लगा तो तुमने प्रेशर थोड़ी चेंज किया था, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा कि नहीं बढ़ा बताओ? अच्छा, तो नया वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन प्रेशर वही रहा। अच्छा, दूसरा एक तरीका है उतना ही वॉल्यूम पाने का, पिस्टन के ऊपर जो वेट रखा हो उसमें से थोड़ा कम कर दो, तो भी तो पिस्टन खिसकेगा। बोलो भाई, आपने गैस को दबा रखा हो, अगर उसका प्रेशर कम करोगे तो गैस एक्सपेंड नहीं होगी, तो भी नए वॉल्यूम पे पहुंच रहे हो आप। तो एक ही सिचुएशन पाने के प्रोसीजर का ही हो सकते हैं। तो मैं यहां पर यही बता रहा हूं, जैसे एक प्रोसीजर हमने ये अप्लाई किया होगा, कोई भी एक प्रोसेस होगा, मैंने उसका नाम 1 लिख दिया। हम ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा के वॉल्यूम बढ़ाना है मुझे या प्रेशर हटा के वॉल्यूम बढ़ाना है, ठीक है? इसी बात को करने का एक और तरीका कोई हो सकता है जिसको नाम 2 दे दोगे आप। मैं नंबर से समझा रहा हूं कि मेथड अलग अलग है, सिचुएशन सेम है, इनिशियल और फाइनल। इसी बात को किसी और तरीके से भी हो सकता, फाइंड किया जा सकता हो। भाई कोई हमारा दोस्त है, मित्र है, उससे में रुपए लेने हैं तो तमाम तरीके से मांग सकते हैं उससे, प्रेम से धमका के ले सकते हैं, उसके जेब से चुरा भी सकते हैं, हमें रुपए लेने किसी तरह। तो प्रोसीजर कोई भी हो सकता। मैंने डिफरेंट प्रोसीजर यूज किए, ये प्रोसीजर बता रहे हैं, रास्ते बता रहे हैं उसको चेंज करने के। ऐसा करने के बाद हमने ऑब्जर्वेशन किया, इस बात पे ध्यान देना, किस पे? हीट जो गिवन हुई सिस्टम को, और जो सिस्टम ने वर्क डन किया, ध्यान देना, पहले प्रोसेस में
फर्स्ट प्रोसेस में हमने सपोज करिए Q1 हीट सप्लाई की थी सिस्टम को, इस वजह से सिस्टम ने W1 वर्क डन किया, तो दोनों का डिफरेंस निकाल के रख लिया हमने, कुछ आया होगा। दूसरे प्रोसेस में यही कैलकुलेशन की तो हमने देखा कि Q2 हीट सप्लाई करने से W2 वर्क डन हुआ। हर बार हमने इस पे ऑब्जर्वेशन किया, देखो इन दोनों के डिफरेंस पे, जो हीट दे रहे हैं और जो सिस्टम वर्क कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस करते गए। Q4 W4, ये सफिक्स बता रहे किस प्रोसेस की बात है। 1 वाले में Q1 W1, ये जब डिफरेंस निकाले गए, ध्यान रखना, तो इक्वल आए। कैसे जरा समझना, ये प्रैक्टिकली आया। जब ऐसा कभी किया जाता तो पाया ये गया कि इनका डिफरेंस हमेशा, डिफरेंस ये अलग अलग वैल्यूज है, डिफरेंस लेकिन इनका Q और W का हमेशा कैसा मिला। इसको हम एक एग्जांपल से समझाएंगे, बस किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जब नाम ले लेते तो लोग बुरा मान जाते हैं, तो हम बिना नाम के समझाएंगे। कोई अपना नाम डलवाना चाहता हो तो बता सकता है। ऐसा समझ लो, एक बच्चा सिगरेट पीता है, एक बच्चा, मैं ऐसे कह रहा हूं, सिगरेट पीता चुरा के, पेरेंट्स को नहीं पता है, और वो सिगरेट 10 रुपए की आती, मुझे नहीं पता कितने की आती, हम पीते नहीं है, एक अनुमान बता दिया। जब उसकी मम्मी 50 रुपए का कोई सामान मंगाती है तो 40 का लाके देता है, जब 100 का मंगाती तो 90 का लाके देता है, अगर 200 का सामान मंगाए तो 190 का देता है लाके, 500 का, हर बार वो 10 रुपए ही कम निकलते हैं रेशियो में। इसका मतलब जो सप्लाई किया गया, मान लो 500 सप्लाई किए गए तो हीट हो गई, और जो वर्क आउटपुट आया वो आया 490 का। डिफरेंस हर बार 10 रुपए का, ये चाहे वो 5 रुपए का सामान मंगावे और चाहे 5000 का मंगावे। इसका मतलब कितने कोई मंगाए, हर बार डिफरेंस एक ही आ रहा है। इसका मतलब यहां से मम्मी समझ सकती है कि इस बच्चे की सिगरेट कितने की आती है, तो ये डिफरेंस हर बार सेम आया। इसी डिफरेंस को हम कह सकते हैं कांस्टेंट आ रहा कि नहीं आ रहा, बताओ। यानी Q और W का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट, वो 10 रुपए है सिगरेट की कीमत। इसी को अगर मोर जनरल में लिखना चाहो तो हम कह सकते हैं QW का डिफरेंस कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट के लिए एक सिंबल इस्तेमाल कर दिया जिसे मैंने डेल्टा U लिखा। ये जो डेल्टा U है ना, हियर डेल्टा U इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यानी ये इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में डिफरेंस हमेशा सिस्टम में ही रह जाता है, रुक जाता है। बात समझ रहे हैं? एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी जो बनती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होती है, ये अलग से बता दे रहे हैं। हियर इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये अलग से एक लाइन की डेफिनेशन अगर कभी लिखनी हो तो सिर्फ ये लिख के ये फार्मूला लिख देना होता है। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? यहीं से बनेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बनेगा? तो आर्टिकल का नाम यहां पर पड़ेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखना। सुनिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बता रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कह रहा है कि अगर किसी सिस्टम को, आप ऐसे याद कर लो पैरेलल, हम बोलेंगे सिस्टम को, तुम समझ लेना बच्चे को, ठीक है? अगर किसी सिस्टम को मतलब बच्चे को हम कहेंगे हीट सप्लाई करे, तुमको पैसे दिए जाएं, तो वो उस पैसे को 2 हिस्से में तोड़ देगा, यानी उस हीट को 2 हिस्से में सिस्टम यूज करेगा। एक हिस्सा वर्क डन होगा और दूसरा हिस्सा इंटर एनर्जी होगी। तुम क्या बोलोगे? दूसरा हिस्सा सिगरेट होगी। तो यानी कहने का मतलब सीधा हो गया, हीट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, हीट सप्लाई टू द सिस्टम स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, 1 पार्ट एज वर्क एंड अदर पार्ट इज इंटरनल एनर्जी। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये पीछे आया था अभी, देखो यही बात तो थी। तो बस अब आप अगर भूल भी जाएं कभी, तो जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको तो आराम से याद रहेगा, जो नहीं पीते तो उनका कोई दोस्त पीता होगा, उसको दिमाग में रखें खाली।
कि मेरा वो दोस्त जब घर से इतने रुपए लेके आता है तो इतने रुपए काम कर देता है, बाद बाकी सिगरेट में खर्चा कर देता है। हो गया फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में। कोई डाउट है बताओ? तो डेफिनेशन लिखेंगे हम पहले, बाद में फार्मूला लिखेंगे। तो हम कहेंगे द हीट गिवन टू अ सिस्टम is used in two parts. First as work done as लगा देना, ठीक। फर्स्ट एज वर्क डन एंड रेस्ट एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है बात? दैट इज करके लिख दो ये फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। अब सुनिए, अलग अलग जगह आपको ये फॉर्मूला अलग अलग स्टाइल में मिलेगा। इसी को कुछ जगह बुक में ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा यू इधर लिख देते हैं तो Q माइनस W लिख देते हैं। बताओ कोई नई बात की हमने क्या? ये भी फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्म में मिलेगा आपको, इसको भी फर्स्ट लॉ लिख देते हैं। इसी को और एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में, ध्यान रखना, du इज इक्वल टू dq माइनस dw। ये बस स्टाइल चेंज होंगे, मतलब वही है, सेंस वही है। या किसी बुक में ऐसे मिलेगा dq इज इक्वल टू dw प्लस du। तो कोई प्रॉब्लम किसी को इन सब तरीकों में? नोट कर लो। ओके, देखिए अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। पिछले चैप्टर में हमने स्पेसिफिक हीट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसमें हमने स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बताई है, मोलर स्पेसिफिक हीट डिफाइन किया है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी डिफाइन किया है। तो जिनको नहीं पता है तो वो लोग पिछले वीडियो को देख लें, लास्ट चैप्टर में। अब हम बात करते हैं केवल लिमिटेशन की। तो आर्टिकल का नाम डालें लिमिटेशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट। देखिए फॉर्मूला क्या था, मैं दोबारा से फॉर्मूले से स्टार्ट करूंगा। हमने एक फार्मूला पढ़ाया था, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। आपको याद होगा जो C है इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो C का फार्मूला आपके पास क्या प्रिपेयर हुआ, देखो जरा, Q बाई m डेल्टा टी। बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? ये तो सिखा चुका हूं। C है स्पेसिफिक हीट। अब इसमें डिफरेंट बातें करनी मुझे। जैसे फर्स्ट पॉइंट सुनिए, अगर कभी गैस सडनली एक्सपैंड हो जाए, जैसे आपने कभी देखा है टायर फट जाता है या छुच्छी निकाल दो ट्यूब की तो अचानक गैस बाहर आ जाती कि नहीं, बताओ। जब कभी ऐसा चेंज हो, सडन चेंज, तो हीट सप्लाई नहीं हो पाती है, हीट का ट्रांसफर या एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो हम कहेंगे पहली सिचुएशन की बात करें, व्हेन गैस सडनली एक्सपैंड। ऐसी सिचुएशन में जो Q होता है वो कितना होता है, 0। तो फिर C की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 0 होगा कि नहीं, बताओ। इस समय स्पेसिफिक हीट 0 हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन सुनिए, अगर कभी इस तरह चेंज किया जाए कि टेम्परेचर ना चेंज हो पाए मटेरियल का, वो कैसे, सुनिए, नीचे से धीरे धीरे हीट दीजिए, हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन ऊपर से पिस्टन धीरे धीरे उचकाते जाइए, यानी वेट कम करते जाओ, पिस्टन खिसकता जाएगा। आपको पता है जब गैस एक्सपेंड करती तो कूल होती है, जानते हो कि नहीं जानते हो? लिक्विड भी एक्सपेंड कर दो तो कूल हो जाते हैं। तो जब पिस्टन खिसकने की वजह से एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर डाउन होगा, और उतना ही टेम्परेचर नीचे हीट से आप सप्लाई करते रहो तो नेट चेंज क्या आएगा, 0। तो हम कहेंगे व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ टेम्परेचर। ऐसी सिचुएशन हो when there is no change of temperature। तो जब चेंज टेम्परेचर का हुआ नहीं तो डेल्टा टी क्या बनेगा, बताओ, 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। ऐसी सिचुएशन में जरा यहां देखना, इस फॉर्मूले में ये 0 पुट कर दो तो C कितना आएगा, बताओ, इनफाइनाइट। बच्चा ये 0 रखोगे, डिवाइड करोगे, इनफाइनाइट नहीं होगी, तो C कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। थर्ड कंडीशन सुनिए, अगर हम ऐसा चेंज करें कि टेम्परेचर इंक्रीज हो, ये भी तो चेंज हो सकता है, तो हम कहेंगे व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेल्टा टी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा।
तो C का फॉर्मूला देखो, इसमें C की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी बताओ। तो फिर C कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। नाउ C विल बी पॉजिटिव। फोर्थ, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, अब जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डेल्टा टी जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव। देन C इज आल्सो निगेटिव। यहां से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे, स्पेसिफिक हीट जीरो भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ाया टॉपिक, ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो कंक्लूजन चाहो तो आप लिख दो, फाइनली we said that specific heat may be 0, infinite, पॉजिटिव एंड निगेटिव, सभी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, नोट करिए।